हेलो स्टूडेंट, आज है 21 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, मंगलवार है। तो कल का जो हमारा टॉपिक छूटा हुआ था करंट टॉपिक में, उसमें सब तो रिपीटेड है, तो आज के साथ कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ छूटी हुई है जिसमें हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स की। मिस यूनिवर्स 2023 इस बार चुनी गई हैं निकारागुआ की जो वुमा थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब निकारागुआ की कोई वुमा इस प्रतियोगिता में सेलेक्ट हुई है। नाम है उनका सेनिस पलासियोस। ठीक है। और ये जो मिस यूनिवर्स हुआ है, ये 72वां आयोजन था इस प्रतियोगिता का, और ये एल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर में आयोजित हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन की बात करेंगे तो जब आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका में जो 3 बड़े देश हैं, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, उसके बाद छोटे छोटे कई सारे देश हैं जिसमें ग्वाटेमाला है, बेलीज है, और उसके बाद साउथ में आप आएंगे तो आपको मिलेगा एल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर, और एल सल्वाडोर के साउथ में ही आपको मिलेगा निकारागुआ। तो जो मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस चुनी गई हैं वो निकारागुआ की हैं, और ये फर्स्ट टाइम है जब निकारागुआ से कोई मिस यूनिवर्स चुना गया है। ठीक है। तो मिस निकारागुआ भी इनको नाम दिया गया है सेनिस पलासियोस को। और जब निकारागुआ के साउथ में चलेंगे तो आपको मिलेगा कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के साउथ में आपको मिलेगा पनामा के बाद इधर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे है पनामा स्थल संधि। ठीक है। तो यही याद रखोगे आप कि मिस यूनिवर्स कौन चुना गया है, सेनिस पलासियोस। कहाँ पे ये आयोजन हुआ था? एल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर में। ठीक। अब आज के न्यूज़ के टॉपिक की बात करेंगे तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ है वो सब तो पहले पेज पे सब रिपीटेड है। तो दिल्ली की आबोहवा बिगड़ी है, ये भी आपको पता है। इसके बारे में कई आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिए। फिर मणिपुर में जो 2 जातीय संघर्ष हुए हैं 2 ग्रुप के बीच में, एक ग्रुप है कुकी ग्रुप यानी कुकी समुदाय, दूसरा है मैतेई समुदाय यहाँ मेजॉरिटी में है मणिपुर में, और कुकी थोड़ी संख्या में कम है। तो इन दोनों के बीच में जातीय हिंसा देखने को मिली है, यहाँ से रिलेटेड आर्टिकल है। तीसरा जो सुरंग में फंसे श्रमिक हैं, इसमें मैंने आपको बताया था सिलक्यारा सुरंग की बात, ये याद रखना है, उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पे कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छा, सबसे अच्छा आर्टिकल मुझे यही लगा कि ये हमारे एग्जाम में कुछ नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ेगा और रिवीजन करेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से पढ़े हैं। पहला क्या है कि कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में केंद्र के रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अच्छा संदेश नहीं जाता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो समझेंगे क्या है कॉलेजियम, किसको लेके प्रॉब्लम है। दरअसल ये है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारे यहाँ जो न्यायालय की व्यवस्था है वो एकीकृत और डिवीज़न, यानी कि पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के लिए हाई कोर्ट, और राज्यों में हाई कोर्ट के अंतर्गत निचले स्तर पर सेशन कोर्ट भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति और उनका स्थानांतरण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहे हैं हम, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। आर्टिकल 124 के तहत 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मामला आता है कॉलेजियम का, कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सिफारिश देंगे वो अकेले देंगे या एक समूह के द्वारा। तो जब वो समूह के द्वारा दी जाती है तो उसे कॉलेजियम कहा जाता है। कॉलेजियम का मतलब होता है कि किसी भी निर्णय लेने में कई लोगों की भागीदारी का होना। तो दरअसल हमारे संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं दी गई है कॉलेजियम का उल्लेख ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और चूँकि हमारे यहाँ जो कानून बनता है संसद द्वारा बनाया जाता है, तो संसद ने भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया है। ये जो कॉलेजियम व्यवस्था आई है यह एक न्यायिक
प्रणाली के तहत वो जनरेट हुई है। इसमें क्या होता है कि इसके लिए कई सारे केस आए। पहले सबसे पहले समझो कि कोलेजियम क्या होता है। कोलेजियम में क्या है कि मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और इसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिससे कोलेजियम पूरा होता है, यानी कुल 5 सदस्य होते हैं। ये 5 सदस्य मिल के राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि फला व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में इनका स्थानांतरण करना है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो एक ही है और राज्यों के कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 हाई कोर्ट है। तो यदि किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करना है तो कोलेजियम की सिफारिश जाएगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाएंगे और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो पिछले दिनों क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 न्यायाधीशों की एक लिस्ट दी प्रेसिडेंट महोदय का। उसमें से उन्होंने 5 न्यायाधीशों को तो नियुक्ति का स्थानांतरण का मंजूरी दे दिया, लेकिन 6 का मामला अभी अटका पड़ा है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो कोलेजियम के इतिहास की बात करेंगे तो जो कोलेजियम व्यवस्था है, पहले क्या था कि केवल सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, इनकी केवल अकेले सिफारिश जाती थी प्रेसिडेंट को। फिर बाद में 1982 में फर्स्ट जजेस केस आता है। फर्स्ट जजेस केस आता है, उसमें एक शब्द है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पे बाध्य हैं। तो इस फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ, मामला ये निर्णय निकला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ परामर्श का मतलब मंजूरी देना नहीं है, यानी राष्ट्रपति के पास गया परामर्श जब, तो ये बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति मंजूरी दे, ये तो विचारों का आदान प्रदान है, राष्ट्रपति चाहे तो मान भी सकता है, नहीं तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक, ये मामला चला। फिर 1993 में जो सेकेंड जजेस केस आया, सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि ये परामर्श मतलब केवल विचार का आदान प्रदान नहीं है, ये सहमति प्रकट करना है, यानी कि अब जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा उसको मानने के लिए बाध्य हैं, उनको इस पर मान्यता देनी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन यहीं पे बोला गया कि जो सहमति होगी केवल एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 अन्य न्यायाधीश होंगे, इनके बहुमत के आधार पे ये सिफारिश जाएगी, यानी इनमें से कम 2 लोग उस लिस्ट जो सिफारिश जा रही है उस नाम के समर्थन में हों। ये आया 1993 के सेकेंड जजेस केस में। कैसे याद रख सकते हो आप, देखो 3 दिख रहा है तो 1+2 में कैटेगराइज कर दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर न्यायाधीश की बात हो रही है। लेकिन जो थर्ड जजेस केस आया 1998 में, थर्ड जजेस केस में बोला गया कि कोलेजियम में केवल 2 अन्य जज नहीं होंगे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, और इनके बहुमत के आधार पे जो सूचियां होंगी वो तैयार की जाएंगी, यानी नाम का परामर्श किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देंगे। तब से यही व्यवस्था जो 5 जजों की एक पीठ है, एक समिति बनती है, इसी को कहते हैं कोलेजियम समिति। यह समिति सिफारिश करती है, राष्ट्रपति नियुक्ति और स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ही पूरी व्यवस्था आ गई कोलेजियम में, क्योंकि पूरे जज ही हैं। तो केंद्र सरकार को लगा कि इसमें केंद्र सरकार का भी पार्टिसिपेंट होना चाहिए, तो उन्होंने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी नाम से एक कमीशन नाम यानी आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नाम से एक विधेयक पास किया संसद में सन 2014 में। ठीक है, ये एनजेक के नाम से जाना गया, और इसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे जो कोलेजियम की व्यवस्था है यानी एनजेक को तो अस्वीकार कर दिया गया, कोलेजियम में अभी 1+5 का स्ट्रक्चर ही चलता है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था में जो न्यायाधीश हैं उनका भाई भतीजावाद चलता है, वो अपने से संबंधी को, अपने जाने लोगों को ही सिफारिश करते हैं। तो ये इनकी आलोचना है। तो ये है कोलेजियम सिस्टम और कैसे इनका स्थानांतरण होता है। इसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ बता देना है कि जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो होता है आर्टिकल 222 अनुच्छेद 222 के तहत। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 222 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किए जाते हैं। सही है, चलो आगे चलते हैं। यही मामला है, तो इशू चल रहा है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो है तमिलनाडु में विधेयक की मंजूरी देने में जो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है उससे रिलेटेड। क्या मामला है, मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था। इसमें हुआ ये है कि
जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनका ये आरोप है कि जो गवर्नर हैं, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, वो उनके पास जब विधेयक जाता है तो वो विधेयक पे बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। वो हालांकि वर्तमान में उनके जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। ठीक है, RN रवि के पास, गवर्नर के पास जब वहाँ की तमिलनाडु की विधानसभा से विधेयक पास होकर जाता है तो लगभग कुछ विधेयक को 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे लंबे समय से उन्होंने विधेयक को लटका दिया। ऐसा ही आरोप पंजाब की गवर्नमेंट का है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारे संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। क्या राज्यपाल क्या सोते हैं या आलसी हैं क्या कि वो विधेयक पे विचार नहीं करते हैं या विधेयक पे अनुमति नहीं देते हैं? तो जब आपको पता है कि हमारे संसदीय व्यवस्था में जो कानून बनता है वो केंद्र स्तर पे संसद और राज्य स्तर पे राज्यों की विधानसभा द्वारा बनता है। विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत होता है और विधेयक पे बाकायदा चर्चा होती है, वोटिंग होती है और चर्चा के बाद ये वहाँ के राज्यपाल के पास जाता है। ठीक है, राज्यपाल भी हमारे विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। जैसे संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वैसे विधानसभा में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो कुछ राज्यों में विधानसभा है लेकिन मैक्सिमम राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा से पास होने के बाद जब विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत इस पे या तो सहमति दे सकते हैं या विधेयक को अपने पास रख सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं या विधेयक को खारिज कर सकते हैं या तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 201 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो विधेयक पे अनुमति दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं। और जब एक बार ये मामला राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो फिर राज्यपाल का इसमें रोल नहीं आता है। तो इससे रिलेटेड संघीय व्यवस्था में इशू चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आना बाकी है। तो इस पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी। जब सुनवाई होगी तो जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर बात किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं कि तीसरी चीज़ हमने फिर डिस्कस किया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू दिल्ली में 2+2 ये द्विपक्षीय वार्ता चल रहा है, जिसमें से भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बात करेंगे। तो इसमें जो बातचीत चर्चा हुई है उस चर्चा में कई सारी चीज़ें हुई। एक तो इन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ जो पोत निर्माण है यानी कि पोर्ट्स, बंदरगाह, पोत निर्माण और फिर विमानों के रख रखाव उनके मरम्मत इसके कायाकल्प में सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है अगस्त में अभी 2023 में ही, उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया से कहा कि आपने इसमें बहुत खूबी योगदान दिया। तो इन सब चीज़ों पे वार्तालाप हुआ। मालाबार एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये 4 देशों के बीच में होता है। और मालाबार जो शब्द आया है वो आप जानते ही हैं कि जो हमारा भारत का केरल का तट है, इस पश्चिमी तट, इस तट को ही कहा जाता है मालाबार तट। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट तो इंडिया हो गया, सेकेंड हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थर्ड हो गया जापान और सबसे जो नया देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो जुड़ा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने और इस एक्सरसाइज के सफल कंडक्ट होने से इसमें दोनों देशों की भारत ने अपनी जो आभार है वो प्रकट किया है और बोला है कि इसी तरह सब मिलके काम करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में भी शांति स्थापित करने में दोनों मिलके सहयोग करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात हुई। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये थोड़ा चिंतनीय मामला है। मामला क्या है कि दुनिया भर में खसरे से मौत का मामला लगातार बढ़ रहा है। दरअसल हुआ ये कि 2022 तक जो खसरे का मामला था वो लगातार घट रहा था, लेकिन 22 के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसमें 2 संगठन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और दूसरा है अमेरिका की एक सेंटर है जो इस बीमारी रोकथाम के लिए काम करती है। नाम है उसका CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट के अनुसार ये कह रहे हैं कि जो 2021-22 के बाद बीमारी से मौत हुई है वो पूरे विश्व में 43% बढ़ चुकी है। ये चिंता की बात है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हमारा देश भारत है उसमें तकरीबन 11 लाख बच्चे 2022 में ऐसे थे जिनको खसरे के टीके का जो पहला खुराक था वो नहीं मिला। इसके बाद पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लगभग 2.2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको दूसरी खुराक का जो टीका था वो नहीं मिला।
तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई। अब बात कर लेते हैं खसरे की। तो खसरा एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से होती है। ये आप ये नहीं याद रखना है। और इसमें सबसे जो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं वो है बुखार आना और आँख लाल लाल होना, नाक बहना और शरीर पे लाल चकत्ते होना। तो इसको यदि किसी को वैक्सीन लगा है तो संक्रमण तो नहीं होता है, लेकिन चूँकि वैक्सीन अब बच्चों पे इसमें लापरवाही हो रही है तो अब संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो संक्रमण कभी-कभी ऐसे स्तर पे बढ़ जाता है कि ये मस्तिष्क ज्वर के रूप में भी उभरने लगता है। तो कभी-कभी ये निमोनिया का भी असर ले लेता है। ये उन बच्चों में ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जिसमें विटामिन ए की कमी होती है। तो जो खसरे का ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले कि विटामिन ए की गोली देते हैं ताकि इसके प्रभाव से बच्चा लड़ सके, यानी इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो सके। और खसरे का जो टीका है वो सिंगल डिजीज़ के लिए नहीं लगाया जाता है, वो लगाया जाता है 3 डिजीज़ के लिए लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं MMP। यहाँ पे जो टीका लगता है वो है MMP। एक M से मीज़ल यानी खसरा, और जो दूसरा है वो है मम्स। एक M है मीज़ल, दूसरा है मम्स और तीसरा है रूबेला। ठीक है, ये 3 डिजीज़ हैं, इनके रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है। जो टीकाकरण होता है ये जब बच्चे पैदा, यदि माता को हुआ है, गर्भवती महिला है, यदि उसको खसरे का टीका लगाया है तो बच्चे में खसरे का जो होने का चांस है वो बहुत कम रहता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, पैदा होने के समय तो कम रहता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो खतरे की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे में टीकाकरण नहीं हुआ है। तो इसमें यह है कि बच्चे के पैदा होने के 6 माह के अंतर्गत या पैदा होने से 6 माह के अंदर पहला डोज लग जाना चाहिए और दूसरा 4 से 6 वर्ष के अंदर लग जाना चाहिए। 2 टीके लगते हैं इसके। तो इन दोनों में लापरवाही है। हालांकि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये रिपोर्ट ही गलत है, बना हुआ है, तो हमारे यहाँ इसी को कह के साफ निकल जाते हैं। बाकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेता है कि हाँ ये लापरवाही हुई है। यही सब चीज़ें हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है खसरे से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया, याद रखना आप, ठीक है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कमेंट करते हो आप तो लगता है कि अच्छा ठीक है कोई पढ़ रहा है तो थोड़ी सी मोटिवेशन आती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो दिल्ली का मैंने डिस्कस कर लिया। स्थानीय कानून है वही लूट खसोट, दहेज हत्या, फिर चोरी डकैती, ये सब चल रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं हम सीधे यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, जो भारत में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसमें जो केरल का जो मसाले हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, जिसमें उस लोग ग्राहकों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक है, ये GI टैग वाले भी मैटर हैं जो इम्पोर्टेंट है। केरल में मसाले बहुत पूरे वर्ल्ड फेमस है और आपको पता है इसी मसालों ने विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित किया था, जिसमें पुर्तगीज़, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी आए थे, और बाद में तो अंग्रेज़ों ने इस पर कंट्रोल कर लिया। ये मसाला इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तो वर्तमान में भी यही स्थिति चल रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ये जल की बर्बादी को रोकना। ये तो मैंने कहा था कि जब मैं एडिटोरियल डिस्कस करूँगी जिस पे संपादकीय आता है तो उस पे डिस्कस कर लूँगी। बाकी चुनाव का स्थिति आप देख ही रहे हैं कैसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और एक चीज़ और बहुत दर्दनाक है कि जो अभी प्रेजेंट में जो हमारे यूथ हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट हो गया, चाहे UPSC हो गया, तो इनमें आत्महत्या की दर बढ़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा याचिका गया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखो, ये जो रूल्स बनाने का काम है ये पार्लियामेंट का है, संसद का है, और जो आत्महत्या हो रही है वो अभिभावकों के दबाव के कारण ज़्यादा हो रही है। जो बच्चे हैं एक तो वो एजुकेशन और कंपटीशन का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, ऊपर से पेरेंट्स का जो प्रेशर है उसको समाज में उनको क्या दिखाना है, मिश्रा जी का बेटा ये बन गया वो बन गया, तो उसे तुलना भी करना है। तो इस वजह से प्रेशर का जो है वो अभिभावकों का ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर सकता, इस पर अभिभावकों को समझना होगा जिससे ये चीज़ें कम हो सके। नेक्स्ट चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि हालांकि हमारे यहाँ जो न्यायिक क्षेत्र है वो हर राज्य का अपना अपना, यूपी का अपना क्षेत्र है और MP का अपना क्षेत्र है, तो विधायी का क्षेत्र हो गया। वैसे ही हाई कोर्ट जो अपने प्रदेश के उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में न्याय दे सकता है। वैसे ही जिला न्यायालय भी है, हर जिले का अपना न्यायिक क्षेत्र होता है, उसमें न्याय दे सकता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो स्थिति है ये कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दूसरे राज्य की अदालत भी दे सकती है अंतरिम अग्रिम जमानत। ठीक है, तो इसका क्या मामला है,
इसमें जो हुआ ये कि इनका कहना है कि यदि सपोज करो कि मध्य प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी कारण वश से मध्य प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, या मान लेते हैं कि चोरी का चल रहा है या दहेज का चल रहा है, और यहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया है, यहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ की जो प्रदेश है, चूँकि ये व्यक्ति जो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, तो जो मामले की सुनवाई होगी ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि दहेज का मामला यहीं से उठा था और ये व्यक्ति यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे भी इसके ऊपर केस हुआ, तो यहाँ की अदालत जो है इसकी सुनवाई करके इसको अग्रिम जमानत दे सकती है। हो सकता है कि ये व्यक्ति इसलिए यहाँ पे भाग के आया क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में उसके जान के लिए खतरा हो, तो इस मामले के लिए ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे क्राइम करके आप उत्तर प्रदेश में भाग आओगे तो आपको यहाँ पे सुरक्षा मिल जाएगी। इसमें भी आपको बाकायदा प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके साथ ये मामला है, तब जाके ऐसा हो सकता है, ये विशेष परिस्थिति में ऐसा है, ठीक है, नहीं तो सबका अपना वर्डिक्ट चलेगा। नेक्स्ट क्या है, ये सुरंग मामला है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पेज नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो देखो ये है, इसकी बात करते हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना है। पिछले दिनों जब आप न्यूज़ कंटिन्यूस यदि पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि डल झील कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ है। डल झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस झील है डल झील। यहाँ पे हाउस बोट होते हैं, यानी छोटी छोटी नाव होती हैं, उसी पे घर बने होते हैं, लोग रहते भी हैं, ठीक है, और आपको बोट की ये आनंद भी मिलते हैं, एक पर्यटन स्थल भी हो जाता है। तो पिछले दिनों यहाँ पे हाउस बोट पे कई सारे बोट पे आग लग गई, तो यहाँ पे एक घटना चली। फिर दूसरा देखा गया कि विशाखापत्तनम में भी 35 नौका जो बड़ी क्षेत्र में मछली का वो उत्पादन करती हैं, यानी मछली पकड़ती हैं समुद्र से, यहाँ पे भी आग लग गई है। तो अभी तक तो इसका आग लगने का कारण नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे जो नाव होती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं, तो किसी के जो फ्यूल रिजर्वेशन की जो पार होते हैं वो 5000 लीटर तक होते हैं। कोई एलपीजी सिलेंडर पे काम करता है। ये वजह से एक नाव में जब आग लगी तो विस्फोट बहुत तेज़ी से फैल गया। ये विशाखापत्तनम की बात है। ऐसी घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं, जिससे समुद्री और जलीय क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है, और जो फिनेंशियल लॉस हो रहा है वो तो अलग से है। तो यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट की बात करते हैं, जिसे वैजाग भी कहा जाता है, और यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे चलेंगे तो यहीं पे आपको विशाखापत्तनम पोर्ट मिलेगा। यह विशाखापत्तनम जो पोर्ट है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो है कोलकाता, और सेकेंड है चेन्नई। इसे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी, कोलकाता, चेन्नई, और थर्ड क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट के जो नॉर्थ में, ये 1933 से कार्य कर रहा है विशाखापत्तनम पोर्ट 1933 में, और विशाखापत्तनम पोर्ट के नॉर्थ में डॉल्फिन नोज पहाड़ी है, और ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसको चक्रवात से यहाँ पे पोर्ट सेक्शन में जो हानि होती है उसको रोकता है, ठीक है। और यहीं पे क्रिक बनता है। क्रिक वह जलीय, जैसे आपने गल्फ पढ़ा होगा, वह जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है, तो वैसे ही क्रिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ता है, इसी वजह से इसे क्रिक कहते हैं, ठीक। तो क्रिक में यहीं पे एक रिवर है जो अपना डेल्टा बनाती है, नाम है उसका नारवा गेड्डा। कहाँ पे? जहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट है, ठीक है। ये हो गया पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें, और ये इसका जो मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हाँ, एक ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बर्फबारी हुई है, और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होने की संभावना है। तो इन दिनों जो मनाली, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थल है मनाली, वहाँ से एक रोड जाता है जो 428 किलोमीटर का है। तो इस ले मनाली, यहाँ पे टनल भी कुछ है, इस पूरे मार्ग को इस पूरे शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान यहाँ से बर्फ़ हटाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो अब जब बर्फबारी हटेगी तभी ये काम करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज़ है। 428 किलोमीटर है मनाली लेह मार्ग, बस जानते रहो आप मनाली कहाँ है और लेह कहाँ है। इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी जब राष्ट्रपति का चुनाव, नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रेसिडेंट किसी भी देश में चुने जाते हैं तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहीं पे आप देखेंगे तो ये अर्जेंटीना है, और इसकी बाउंड्री इधर चिले से लगती है, इधर बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, और इधर लगती है उरुग्वे से, ठीक है। चिले,
बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे, इतने देशों से बाउंड्री लगती है। ब्राज़ील के बाद साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ की जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है स्पेनिश। तो आप समझ गए होंगे कि स्पेन का इस पर कंट्रोल रहा होगा। स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद 1983 में यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई है। ठीक है, तो यहीं पे चुनाव हुआ है, और चुनाव का नतीजा ये आया है कि यहाँ पे जेवियर मिलेई, ठीक है, आपने यह नाम याद रखना है, जेवियर मिलेई को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। और इन्होंने बोला कि वो एक शांति प्रिय अर्जेंटीना की स्थापना करेंगे और उसको डेवलपमेंट में आगे लाएंगे, जो अभी तक जो समस्याएं हैं उससे बाहर निकालेंगे। और इसकी अर्जेंटीना की यदि हम बात करें करेंसी की, तो इसकी करेंसी है पेसो। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, लैंग्वेज क्या है स्पेनिश, और करेंसी है पेसो, कितने देशों से बाउंड्री लगती है, और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में। और उसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें यही अर्जेंटीना ही वह जगह है जहाँ पे पेंटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, पेंटागोनिया डेजर्ट, और इसके साथ पम्पास ग्रासलैंड यहाँ का फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे खेती अच्छे से होती है। ठीक है, पम्पास और पेंटागोनिया भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलते हैं। भारत जा रहा है इजरायली जहाज़ कब्जे में। हालांकि जब हम देखेंगे इधर थोड़ा सा आपको मैप देखना पड़ेगा। देखो ज़रा कि ये रहा अरब पेनिनसुला, और ये रहा रेड सी, ठीक है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा रेड सी। और इधर चलेंगे तो गल्फ़ ऑफ पर्शिया और गल्फ़ ऑफ ओमान, ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया। यहाँ पे आपको मिलेगा यमन में आपने नाम सुना होगा, कई बार मैंने इसका नाम लिया है, हौती रिबेलियन, हौती विद्रोही, जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, यानी हमास का सपोर्ट करते हैं, और ईरान इनका समर्थन करता है। ठीक है, ईरान इनका समर्थन करता है हौती रिबेलियन का। तो यहाँ से इजराइल से एक जहाज़ आ रही थी जो भारत की तरफ जा रही थी, इसको यमन ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है, कब्जे में कर लिया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि, यानी इसीलिए जब द्विपक्षीय वार्ता होती है तो भारत चाहता है कि इधर के देशों से संबंध बना के रखा जाए, ताकि भारत आने वाले जो जहाज़ हैं वो सेफली यहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो हौती रिबेलियन ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, ये भी टेंशन का मामला बना हुआ है। ये साउथ जो रेड सी है, रेड सी में इधर चलेंगे तो यहीं पे यमन है, यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है जो यमन का ही है, जिसका नाम है एडन। तो इसकी वजह से इसका नाम हो जाता है गल्फ़ ऑफ एडन, इस एरिया का नाम हो जाता है गल्फ़ ऑफ एडन। और इधर है रेड सी, और बीच में इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। और ये जो रेड सी है वो अरब पेनिनसुला और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। ठीक है, और इसी रेड सी से हम जब क्रॉस करेंगे इधर, तो आपको मिलेगा इधर स्वेज कैनाल, जो भारत पहले ट्रैवल करता था अटलांटिक ओशन से होकर पश्चिमी यूरोप तक, तो 7,000 किलोमीटर की दूरी इसके बनने से कम हो गई थी। और ये जो रेड ये हमारा ये है स्वेज कैनाल, ये बना था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। उसी साल ये पूरे वैश्विक व्यापार के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो हौती रिबेलियन यमन में आप याद रखोगे, गृह युद्ध के लिए भी जिम्मेदार है यमन में, इसलिए इस वजह से तो ये लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि साउथ कोरिया की यात्रा पर भारत के सेना प्रमुख जाएंगे। तो साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट एक इसलिए हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए साउथ कोरिया का हो गया कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में टेंशन लगातार बनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल और है साउथ कोरिया से, इसलिए दोनों को मर्ज करके डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चिताया। हालांकि देखिए 1950 में कोरियन वॉर हुआ था, तो जो भारत हमारा है वो ये इधर चलेंगे आप जब चाइना से, तो ये चाइना हो गया, इधर थोड़ा सा बाउंड्री लगता है रशिया का, और ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। इधर आपको येलो सी मिलेगा और इधर आपको मिलेगा ईस्ट सी, जिसे सी ऑफ जापान भी कहा जाता है, ईस्ट सी या सी ऑफ जापान भी कहा जाता है। यहीं पे आपको जापान मिलेगा। ठीक है, ये जापान है। तो यहाँ पे यहाँ पे रेखा जाती है अक्षांश रेखा, जिसका नाम है 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यानी कोरियन पेनिनसुला के बीच से जाता है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो नॉर्थ कोरिया हमेशा से अग्रेसिव देश रहा है, चाइना रशिया इसका समर्थन भी करते हैं, चाइना को बहुत समर्थन मिलता है। तो नॉर्थ कोरिया ने एक जासूसी उपग्रह प्रेक्षण योजना लागू की। क्या लागू की? जासूसी उपग्रह प्रेक्षण योजना, यानी ऐसा उपग्रह लॉन्च करेगा कि जो किसी आसपास के देशों में जासूसी कर पाएगा। तो साउथ कोरिया इसका हमेशा से विरोध करता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का भी 2 प्रेक्षण योजना जो है प्रेक्षण वो असफल हो चुका है,
लेकिन फिर भी ये प्रेक्षण में लगातार सक्रिय हैं। तो साउथ कोरिया का ये कहना है कि भैया इस तरह की चीज़ें रोक दो, नहीं तो हम अपनी डिफेंस के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि जो साउथ कोरिया है उसको यूएसए भी समर्थन करता है, क्योंकि पीसफुल कंट्री है। भारत भी समर्थन करता है और इधर जापान भी समर्थन करता है। तो यहाँ पे इसके साथ कई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का वही रवैया है कि नहीं, हमको अपने क्षेत्र की में अपनी सुरक्षा, तो इधर चाइना से समर्थित है। तो टेंशन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये इनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है खेल पेज पे। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग वर्ल्ड कप तो हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। भारतीय टीम खेलेगी, जब अगली बार फिर जीता जाएगा। और अहमदाबाद में हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें भारत को हार मिली थी, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? विराट कोहली जी को। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल डिस्कस कर लेना है कि ये रहा, ये क्या हमारा जो टॉपिक है वो रहा, किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो टेनिस में यदि हम चलेंगे तो देखो, टेनिस में 4 प्रकार पूरे साल में 4 ओपन होते हैं, जिसे कहा जाता है कंबाइंडली कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसमें 4 कंपटीशन होते हैं, जिसमें 4 ओपन होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है अमेरिकन ओपन और यूएस ओपन इसी से कहते हैं, ठीक है, अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन कहते हैं। और तीसरा जो है वो है फ्रेंच ओपन और चौथा जो है वो है विम्बल्डन ओपन, ठीक। तो ये 4 ओपन में जो ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकी और फ्रेंच ओपन है, इसको एक ही आदमी ने जीता है, जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। और जो विम्बल्डन है उसमें नोवाक जोकोविच को हार मिली है कार्लोस अल्कराजा से, ठीक है। कार्लोस अल्कराजा केवल ये जीते हैं। तो इस बार जो 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो प्लेयर बने हैं वो बने हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो ये रहा आज का आर्टिकल, इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से अभी कुछ छूट नहीं रहा है। एक चीज़ मैं और भी मेरा मिस कर रहा है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ देखो, यही आर्टिकल है, ये रहा कि भाजपा को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 256 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है क्या। ये ऐसे ट्रस्ट होते हैं, ऐसे कई सारे ट्रस्ट होते हैं, जैसे परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट है, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो ये जो ट्रस्ट होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टी अपने पूरे पार्टी का रख रखाव, मैनेजमेंट और जो चुनावी प्रचार पे खर्च करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो इनको इससे लाभ मिलता है, इस वजह से ये लोग इस पे खर्च करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पैसा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मदद से देते हैं। किसके मदद से? इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से। और ये जो ट्रस्ट हैं इनको साल के अंत में इलेक्शन कमीशन के सामने पूरा ब्यौरा देना होता है कि इन्होंने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ठीक है। तो इस बार जो ये प्रूडेंट इलेक्टोरल फंड है, ट्रस्ट है, इन्होंने बीजेपी को 256 करोड़ दिया है और बीआरएस को, भारतीय राष्ट्रीय समिति एक पार्टी है, इसको 90 करोड़ रुपए दिया है। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना है, ये योजना आई थी जब 2017 में एक बिल पास हुआ था। योजना लागू हुई थी 2018 में। तो आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आप करोगे, याद रखोगे 2018। लेकिन जो पार्लियामेंट में सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा गया था कि कैसे जो चुनावी चंदा है उसमें पारदर्शिता रखा जाए। नहीं तो जो चुनावी पार्टियां हैं, जब किसी बड़े आदमी से या किसी ट्रस्ट से ज़्यादा चंदा लेती हैं तो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनके फेवर में होती हैं। तो ये जो पैसा देने वाला, चंदा देने वाला जो अमाउंट है उसको कम किया जाए और इसमें पारदर्शिता लाया जाए। कैसे चुनाव आयोग इस पर कंट्रोल रखे। तो संसद में एक बिल आया था जिसे फिनेंस बिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था, आगे चल के वो मनी बिल बन गया। और आप जानते हैं कि मनी बिल जो भी बिल हो जाता है तो उसमें लोकसभा को अनन्य शक्ति मिल जाती है, राज्यसभा को तो केवल 14 दिन के अंदर पास करना होता है, ठीक है। फिर 2017-18 में इसका बजट में इसका उल्लेख भी किया गया था कि इस प्रकार के बिल आने चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम होनी चाहिए पारदर्शिता लाने के लिए। 2018 में यह लागू हुआ। इस बॉन्ड के माध्यम से कोई भी एक आदमी जो होगा वो केवल मैक्सिमम जो चंदा देगा वो 2000 रुपये दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसे चुनावी खर्च पे रोक लगाने का भी एक उपाय मिल जाता है, पारदर्शिता भी आ जाता है। तो जो जीती हुई पार्टीज होती हैं वो जो योजना बनाएंगी सबके हित में बनाएंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें इस प्रयास से ये चीज़ें लाई गई थी, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अमाउंट है वो भी बता दिया मैंने, 2018 में एग्जीक्यूट हुआ था वो भी बता दिया मैंने। और
यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जो चुनाव आयोग के कार्य से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको जोड़ देना है। जब चुनाव आयोग की बात करेंगे तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के गठन, कार्य, उनके विशेषताएं, उनकी जो शक्तियां हैं वो सब उसमें उल्लेखित की गई हैं। चुनाव आयोग के सामने जब महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं उसमें शरद पवार और अजीत पवार, दो एक ही ग्रुप हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, जिसमें डिस्प्यूट हो गई। तो शरद पवार और अजीत पवार दोनों अलग अलग पार्टी बनाने के लिए लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसका जो चुनावी नाम सिंबल है वो किस पार्टी को मिले। तो अब किसी भी पार्टी, दो पार्टियों के बीच में या एक ही पार्टी में जब डिस्प्यूट होती है या विघटन होता है तो इस मामले में चुनाव चिन्ह किसको मिले और इसकी सुनवाई कंप्लीटली किसका राइट्स होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। और नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी भी कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। और जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची में सबका नाम डालना, फिर नाम को निकालना, ये सब भी काम कौन करता है, चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, ये हो गया हमारे आज के आर्टिकल में इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलो आज के लिए इतना है, थैंक यू।